The first question is, Watson and Skinner both contributed to which school of psychology? मनोविज्ञान वॉटसन एंड स्किनर दोनों ने किस स्कूल की स्थापना में सहयोग दिया था? ठीक है, तो इसके आंसर को एग्जैक्ट आप पकड़ने के लिए वन बाय वन सारे ऑप्शंस के बारे में आपको जानना बहुत आवश्यक है कि भाई फंक्शनलिज्म क्या है, कॉग्निटिव क्या है, तो तब आप इसके आंसर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपको सभी साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशंस को जानना बहुत आवश्यक है। तो वन बाय वन हम इसके ऑप्शंस पे ध्यान देते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो ए है वो है फंक्शनलिज्म यानी प्रकार्यवाद। ठीक है, तो प्रकार्यवाद क्या है? ये एक प्रकार्यवाद का अर्थ हो गया संरचना, प्रकार्यवाद हो गया। इसके जो फाउंडर थे वो विलियम जेम्स थे, जॉन डीवी थे। सेकंड ऑप्शन जो है वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी का आता है। कॉग्निटिव स्कूल जो होता है जिसके जो फाउंडर थे उसमें जीन पियाजे आते हैं। कॉग्निशन में क्या पढ़ते हैं? कॉग्निशन का मतलब हो गया न्यूरो साइंस पढ़ते हैं, अटेंशन पढ़ते हैं, कॉन्शियस एक्सपीरियंस पढ़ते हैं, लर्निंग पढ़ते हैं, मेमोरी पढ़ते हैं। तो ये सब किसके अंदर आया? कॉग्निटिव के अंदर। अब सोशियो कल्चरल जो है उसके अंदर क्या आता है? तो हम पढ़ते हैं उसमें एटीट्यूड, है ना। प्रेजुडिस का भी क्लास मैंने पहले ही दिया है आपको, पूर्व धारणा। तो जब हम प्रेजुडिस के बारे में पढ़ते हैं, हम सोशल इश्यूज के बारे में पढ़ते हैं, हम कस्टम्स, कल्चर, सभ्यता, संस्कृति, मनोवृत्ति इत्यादि का अध्ययन करते हैं, तो वो हो गया सोशियो कल्चरल। और इसमें किसका आएगा नाम? यूंग का नाम आएगा। और फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद। हम सभी को पता है, प्रीवियस क्लासेस में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि फादर ऑफ साइकोलॉजी विलियम मुंड ने क्या कहा था? कॉन्शियस एक्सपीरियंस का विज्ञान है मनोविज्ञान जो है। और तब इसके लिए किसने इसका विरोध किया था? तो वॉटसन ने किया था। वॉटसन इसके अंदर आते हैं, और वॉटसन के साथ साथ स्किनर ने भी ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी लर्निंग के बहुत सारे अलग अलग थियोरीज दिए, जिसमें उन्होंने व्यवहारवाद को माना। ठीक है, लेकिन जो फाउंडर जो थे, जो इसके पिता कहे जाते हैं बिहेवियरिज्म के, वो है वॉटसन। और उनको फॉलो किया स्किनर ने, और उसके बाद उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया। और वॉटसन का ही कंट्रीब्यूशन है कि हम साइकोलॉजी को एक बिहेवियरल साइंस कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका पहले राइट आंसर हम लोग लिख लें। बिहेवियरिज्म इज द राइट आंसर, और फंक्शनलिज्म, कॉग्निटिव एंड सोशियो कल्चरल रॉन्ग है इसमें, लेकिन एक एक ऑप्शन को आपको जानना बहुत आवश्यक है। द सेकंड क्वेश्चन इज, एसआर कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड बाय। उत्तेजना प्रतिक्रिया संप्रत्यय को किसने दिया? ठीक है, तो उत्तेजना और प्रतिक्रिया, इन दोनों टर्म्स को पहले समझना आवश्यक है। देखो, उत्तेजना क्या है? उत्तेजना वो है जिसके कारण हम कोई प्रतिक्रिया, कोई व्यवहार करते हैं। स्टिमुलस, उद्दीपन, इसको उद्दीपन भी बोलते हैं। तो और रिस्पॉन्स क्या है? कोई प्रतिक्रिया है। कोई भी व्यवहार या क्रिया व्यक्ति उत्तेजना और प्रतिक्रिया के परस्पर रिलेशनशिप के परिणाम स्वरूप ही पैदा होता है। ओके, दिस मीन्स नो स्टिमुलस नो रिस्पॉन्स। ठीक है, तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को हम समझ लिए। अब ये दिया किसने था? तो जेबी वॉटसन का सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है जेबी वॉटसन। जैसे ही हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पढ़े कि व्यवहारवाद या बिहेवियरिज्म के जो संस्थापक थे वो थे वॉटसन। सेकेंड ऑप्शन जो है वो विलियम वुंड है। हम सभी जानते हैं कि मनोविज्ञान के पिता, फादर ऑफ साइकोलॉजी कहे जाते हैं विलियम वुंड, और उन्होंने कॉन्शियस एक्सपीरियंस की बात की थी। थर्ड ऑप्शन जो आ रहा है वो है विलियम जेम्स, जो कि फंक्शनलिज्म के फाउंडर थे और जो डार्विन के थॉट को मानते थे। ठीक है, डार्विन के जो सिद्धांत थे उनको मानते थे। लास्ट ऑप्शन इज राइट आंसर, जो कि है वो है पेवलोव ने फिलोसफी और फिजियोलॉजी और न्यूरोलॉजिकल साइंस पे काफी काम किया। उनके जो सब्जेक्ट थे जिन पर उन काम करते थे वो है डॉग्स थे। उन्होंने कुत्तों पे काफी काम किया, और उन्होंने अनुबंधन का सिद्धांत दिया, जो कि लर्निंग का एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था। उन्होंने कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया, और अनुबंधन का सिद्धांत यह बतलाता है कि जहां स्टिमुलस होगा तभी रिस्पॉन्स होगा। ओके,
तो उन्होंने क्या किया, उनके जो एक्सपेरिमेंट में कुत्ते पर उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वहां स्टिमुलस क्या था, भोजन था, और उसके प्रति कुत्ते ने लार टपकाया और वो लार का टपकाना क्या था, रिस्पॉन्स था। और ये एस और आर यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स दोनों के बीच के संबंध यानी एसआर कनेक्शनिज्म को ही सीखने का आधार माना गया। और इन दोनों के बीच संबंध स्थापित होने के लिए किसका होना आवश्यक है, प्रबलन का यानी कुत्ते का भूखा होना या भोजन का होना बहुत ही आवश्यक था। तो द राइट आंसर इज एसआर कनेक्शनिज्म या एसआर कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो पैवलोव ने दिया। This question is rejecting the concept of SR connectionism. Further, SOR concept was developed by SR संयोजनवाद की अवधारणा को खारिज करते हुए SOR अवधारणा को आगे किसके द्वारा विकसित किया गया था। अब जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था, SR कंसेप्ट यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, और यहाँ बात हो रही है SOR कॉन्सेप्ट यानी यहाँ O क्या है इसे समझना जरूरी है, और तब फिर हम आंसर पे जाएंगे कि भाई ये किसने दिया था। ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चन में हम क्या पढ़ रहे थे, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स यानी उत्तेजना और प्रतिक्रिया। स्टिमुलस को हम उद्दीपन भी कह सकते हैं और उत्तेजना भी कह सकते हैं। तो उत्तेजना और प्रतिक्रिया की बात हो रही थी, यहाँ पर ओ आ गया एक बीच में यानी ऑर्गेनिज्म आ गया। यानी क्या आया, उत्तेजना, ऑर्गेनिज्म यानी जीव, और रिस्पॉन्स यानी हो गया प्रतिक्रिया। और किसने ये सिद्धांत दिया, तो देखिए वुडवर्थ ने ये सिद्धांत दिया और उन्होंने बताया कि सिर्फ उत्तेजना और प्रतिक्रिया ही नहीं, ठीक है, वुडवर्थ इसका आंसर हो गया। तो वुडवर्थ ने क्या बताया कि सिर्फ उत्तेजना और प्रतिक्रिया ही नहीं होता है, बल्कि इन दोनों के बीच एक व्यक्ति भी होता है जो प्रतिक्रिया कर रहा है, जिसके द्वारा कोई व्यवहार किया जा रहा है। ठीक है, तो वुडवर्थ ने क्या कहा कि भाई उत्तेजना ही जरूरी नहीं है, प्रतिक्रिया ही जरूरी नहीं है, इन दोनों के बीच एक व्यक्ति है जो कि व्यवहार करता है, उसे हो गया ओ यानी ऑर्गेनिज्म। काफी महत्वपूर्ण स्थान ये रखता है व्यवहार के द्वारा, उसकी भावनाओं, उसकी फीलिंग्स, इन सब का ध्यान हमें रखना है। और मनोविज्ञान में वुडवर्थ ने एसओआर के सिद्धांत के द्वारा तो उसके व्यक्ति के व्यवहार के पीछे के कारणों को समझने में भी मदद मिलती है, क्योंकि हमारा ज्यादातर व्यवहार हमारी इंटरनल फीलिंग्स से प्रभावित हो जाता है, और कुछ उत्तेजनाएं जो होती है हमारे इंटरनल फीलिंग्स यानी कुछ प्रतिक्रियाएं या उत्तेजनाएं हमारी इंटरनल फीलिंग्स का ही प्रतिबिंब होती है। और यदि हमें किसी के व्यवहार का अध्ययन करना है तो हमें यह भी समझना होगा कि विभिन्न स्टिमुलस या उत्तेजनाएं उसकी मानसिक स्थिति को कैसे प्रभावित कर रही हैं। किसकी, ओ की। ओ क्या है, ऑर्गेनिज्म यानी व्यक्ति है। तो द राइट आंसर इज वुडवर्थ, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन, एनीथिंग विच इवोक्स अ रिस्पॉन्स इन द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। यहाँ फिर ओ की बात आई है, SOR यानी कि स्टिमुलस, रिस्पॉन्स और ऑर्गेनिज्म, बीच में ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ क्या है, जो कुछ भी जीव में प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है वह क्या कहलाता है। अभी हमने क्या कहा था, पूछा क्या जा रहा है, प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स की बात हो गई, जीव यानी पूछा ही जा रहा है कि ऑर्गेनिज्म है यहाँ, तो बचा क्या, बचा स्टिमुलस, जिसको हम लोग कहते हैं उद्दीपन। मैंने कहा ना उद्दीपन भी कहा जाता है, उत्तेजना भी कहा जाता है। तो द राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, द राइट आंसर इज उद्दीपन, यानी थिंग्स नहीं होगा, सिचुएशन यानी परिस्थिति नहीं होगी, इंसिडेंट घटना नहीं होगी, बल्कि द राइट आंसर इज स्टिमुलस। स्टिमुलस देखिए आपको इस क्वेश्चन में ये भी समझना होगा, स्टिमुलस की जब बात होती है तो साइकोलॉजी में स्टिमुलस बार बार आएगा, ठीक है, उद्दीपन बार बार आएगा, क्योंकि व्यक्ति प्रतिक्रिया करेंगे और आप उसके प्रतिक्रिया या व्यवहार का एनालिसिस करेंगे, तो स्टिमुलस जो है ना वो एक ऐसी चीज है जो हमें किसी भी रिस्पॉन्स को या प्रतिक्रिया को करने के लिए बाध्य करती है। अब जैसे मैं आपका क्लास ले रही हूँ और एक मच्छर मेरे ऊपर बैठता है काटने के लिए, और
वो होगा, वो स्टिमुलस हो गया, वो उद्दीपन हो गया। और मेरी प्रतिक्रिया क्या होगी, मैंने उसको मारा। अगर मैं नहीं मारती हूँ तो मेरी प्रतिक्रिया नहीं हुई, रिस्पॉन्स नहीं हुआ, बट मैंने उसको मारा तो वो रिस्पॉन्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रतिक्रिया है वो कौन उत्पन्न किया, किसने रिस्पॉन्स कराया, वही उद्दीपन, यानी कि उस मॉस्किटो ने मुझे ये करने के लिए बाध्य किया। ठीक है, तो स्टिमुलस का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है और इसे जगह जगह पर जब भी आप कोई भी बुक उठाओगे ना तो उसमें उद्दीपन की बात आएगी, स्टिमुलस की बात आएगी, तो उसको समझना बहुत आवश्यक है, तब फिर आंसर्स आपके बनते जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज द फिफ्थ क्वेश्चन। Different people reacts differently to the same situation. This is referred to as, विभिन्न लोग किसी समान परिस्थिति में अलग अलग व्यवहार करते हैं, इसे क्या कहते हैं? ऐसा होता है कि क्योंकि यहाँ 4 लोग अगर बैठे हों और सभी के सामने एक ऐसी समस्या आ जाए, सेम समस्या आ जाए, तो उसके साथ अलग अलग लोग अलग अलग व्यवहार करते हैं, इसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो ऑप्शंस पे हम जाते हैं। मल्टीपल डिटर्मिनेंट्स, द सिम्पटम इफेक्ट बोला जाता है, सी नेटिविज्म एंड द डी इंडिविजुअल डिफरेंस। तो हम सभी जान रहे हैं इसका आंसर होगा वैयक्तिक विभिन्नता। इंडिविजुअल डिफरेंस कहलाता यह है कि संसार में कभी भी 2 व्यक्ति एक समान नहीं होंगे, एक जीव दूसरे जीव से अलग होगा, उसकी फिजिकल शेप ही नहीं, रूप रंग ही नहीं, बल्कि उसका कॉग्निशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, थिंकिंग, इमोशन, बिहेवियर और मतलब जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक, हेरिडिटी, इन सब में विभिन्नता होगी। और इसलिए एक समान परिस्थिति होने पर भी, एक सिमिलर प्रॉब्लम आने पर भी अलग अलग लोग अलग अलग व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो द राइट आंसर इज वैयक्तिक विभिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, जो कि बहुत बार हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं कि द वर्ड साइकोलॉजी कम्स फ्रॉम। बार बार बीच में छोटे क्वेश्चंस में इसलिए डाल देती हूँ कि आपके ध्यान में रहे, क्योंकि कई बार आप बहुत लगता है कि बहुत इजी क्वेश्चन है और आप गलत करके आ जाते हो। ठीक है, तो इसको आप देखिए, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? रशियन, स्पेनिश, ग्रीक, इटैलिक, तो ग्रीक से हुई है। ठीक है, तो साइकी और लोगस 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। साइकी का अर्थ क्या होता है? सोल, आत्मा, और लोगस का अर्थ होता है डिस्कोर्स या विवेचना। तो स्टार्टिंग में ही साइकोलॉजी को किसका अध्ययन माना गया था? जब वो दर्शन शास्त्र से अलग हुआ तो उसको आत्मा का अध्ययन माना गया और इसे ही इसका विषय माना गया, और इसे हम एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। ग्रीक फिलोसोफर्स जो थे उनका यही मानना था, और जो कि बिल्कुल भी अवैज्ञानिक था। और किसने बताया अवैज्ञानिक था? वो वॉटसन ने बताया, और बिहेवियरिज्म की स्थापना की, और फिर उन्हीं के आधार पर इसे बिहेवियरिस्टिक यानी कि बिहेवियरल साइंस कहा जाने लगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहले इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो गया? ग्रीक। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, who viewed that personality is the sum total of the actual or potential behavior pattern of an organism as determined by heredity and environment। ध्यान से इसको पढ़ना है। किसने बताया कि व्यक्तित्व आनुवंशिकता और पर्यावरण द्वारा निर्धारित किसी जीव के वास्तविक या संभावित व्यवहार पैटर्न का कुल योग है? क्या इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, जब लंबे क्वेश्चंस हो तो थोड़ा सा उसको तोड़ के समझिए कि मेन पॉइंट्स क्या पूछे जा रहे हैं, क्या क्वेश्चन में है। पहले तो ये किसका क्वेश्चन है? तो पर्सनालिटी का क्वेश्चन है, क्योंकि व्यक्तित्व की बात हो रही है। फिर आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का योग किसने बताया? ठीक है, व्यक्ति जो व्यवहार करता है उसमें आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का योगदान होता है, ये किसने बताया? अब थोड़ा हम ऑप्शंस पे जाते हैं। थोड़ा ऑप्शंस में क्या है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? सीवी यूंग।
तो ये सारे जो साइकोलॉजिस्ट का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है, ये सभी किनसे जुड़े हुए हैं? पर्सनालिटी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, पर्सनालिटी का इन सभी ने सिद्धांत दिया था। तो फर्स्ट ऑप्शन सीवी यूंग पे जाते हैं। तो यूंग ने क्या कहा था? यूंग ने पर्सनालिटी का ट्रेट थियरी दिया था, शील गुण सिद्धांत दिया था, और उनका मानना था कि व्यक्तित्व जो है दो मुख्य शील गुणों से मिलकर बना है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। ठीक है, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट कौन हो गए? जो कि बहुत ज्यादा शांत रहते हैं, अपने में ही रहते हैं। एक्सट्रोवर्ट कौन हुए? जो बहुत सोशल होते हैं। ओके, सेकेंड ऑप्शन, सॉरी द थर्ड ऑप्शन, अल्फ्रेड एडलर पे हम आते हैं, जिन्होंने सबसे अच्छी डेफिनेशन दी थी, और उन्होंने ये बताया था कि व्यक्तित्व मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है। नॉट ओनली फिजिकल, नॉट ओनली साइकोलॉजिकल, दोनों ही मेंटल और फिजिकल दोनों गुणों का कैसा है? डायनेमिक अप्रोच है पर्सनैलिटी। तो ये भी नहीं होगा आंसर। क्वेश्चन तो हमें ये चाहिए ना कि भाई हेरिडिटी पर जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी की बात करें तो सिगमंड फ्रॉयड, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने साइको एनालिसिस की बात की थी, उन्होंने साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट्स की बात की थी, मनोलैंगिक विकास को व्यक्तित्व का आधार बताया था। तो फिर क्या हुआ? सिगमंड फ्रॉयड भी गलत है। अल्फ्रेड एडलर ने क्या कहा? मेंटल और फिजिकल दोनों का डायनेमिक अप्रोच है साइकोलॉजी, सॉरी पर्सनैलिटी। एंड द सीजी यूंग, यानी कि सीजी यूंग ने क्या कहा? इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट की बात की थी। तो बचते कौन है? आइजिंग। द राइट आंसर इज आइजिंग। अब आइजिंग जो थे, आइजिंग क्या बता रहे थे? आइजिंग का ये मानना था कि व्यक्तित्व आनुवंशिकता और पर्यावरण के द्वारा निर्धारित होता है। उन्होंने साइकोटिज्म डायमेंशंस, है ना, पर्सनालिटी ट्रेट्स की बात की, उन्होंने शील गुणों की बात की, और बताया कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार पर पड़ता है। तो द राइट आंसर क्या हुआ? कि आइजिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, वो है क्वेश्चन क्या है? एट्थ क्वेश्चन, दृश्य भ्रम और मति भ्रम किसके लक्षण? विजुअल इल्यूजन एंड हेलुसिनेशंस आर सिम्टम्स ऑफ। देखिए, इल्यूजन और हेलुसिनेशन इनकी बात होती रहती है, हम लोग कई बार बात किए हैं कि भाई भ्रम और मति भ्रम क्या है, लेकिन यहाँ बात हो रही है विजुअल इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन, देखने में जो भ्रम होता है हमें, उसको किस बीमारी में ये होता है, उस बीमारी को क्या कहते हैं? तो इसमें सबसे पहले हम ऑप्शंस पे चलते हैं। तो एपिलेप्सी यानी मिर्गी जो होता है वो बिल्कुल रॉन्ग है कि मिर्गी में नहीं होता है। न्यूरोसिस जो होता है घोर वहम की स्थिति होती है, बहुत शक होता है, वहम होता है। टॉक्सिक साइकोसिस एंड द मेंटल रिटार्डेशन। तो राइट आंसर अगर इसमें देखें तो राइट आंसर जो होगा वो है विषाक्त मनोविकार, टॉक्सिक साइकोसिस। ठीक है, टॉक्सिक साइकोसिस को थोड़ा सा समझें हम पहले। साइकोसिस क्या है? साइकोसिस एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें एक व्यक्ति की वो व्यक्ति मानसिक रूप से इतना कमजोर हो जाएगा कि उसे रियलिटी का ज्ञान, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम, उसे देखने संबंधी भ्रम, उसका मूड डिसऑर्डर, इल्यूजन, हेलुसिनेशन उसको होगा। और ये इल्यूजन हेलुसिनेशन होने के कारण इसको क्या कहते हैं? इसको साइकोसिस कहते हैं। लेकिन यहाँ बात आ रही है ऑप्शंस में क्या है? टॉक्सिक साइकोसिस। टॉक्सिक का अर्थ हो गया जब व्यक्ति में किसी प्रकार के टॉक्सिन्स जा रहे हैं, यानी कि कोई शराब, कोकीन या कोई नशीली दवा ले रहा है और उसके कारण उसके मस्तिष्क पे कोई असर हो रहा है, तो वो होगा साइकोसिस। तो हो रहा है, भ्रम, इल्यूजन, डिल्यूजन हो रहे हैं, लेकिन वो किनके कारण हो रहे हैं? वो टॉक्सिन्स लेने के कारण हो रहे हैं। और ये जो लक्षण होंगे और ये जो बीमारी होगा वो टॉक्सिक साइकोसिस का, जिसमें क्या होगा? विजुअल इल्यूजन होगा, देखने संबंधी भ्रम होगा, यानी होगा कुछ और वो हिलता डुलता नजर आएगा। ठीक है, रस्सी दिखेगी तो उसे सांप समझ लेगा, इस तरह के उसको इल्यूजन्स होते रहेंगे। ठीक है, क्लियर है?
The right answer is toxic psychosis. The next question, to study abnormal psychology means to study mainly the nature of. आप असामान्य मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं तो आप किसकी प्रकृति का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। मतलब असामान्य मनोविज्ञान में हम मुख्यतः किसकी प्रकृति का अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शंस पे थोड़ा हम चलते हैं। ए क्या है, नॉर्मेलिटी ऑफ माइंड, यानी मन की सामान्यता का अध्ययन करते हैं। एंड बी इज मन का अचेतन स्तर, सॉरी बी नहीं है वो सी है, बी इज सबकॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड, सी अनकॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड एंड डी एबनॉर्मेलिटी ऑफ माइंड। अब यहाँ हम आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि भाई असामान्य मनोविज्ञान में हम किस चीज का, मन की सामान्यता का अध्ययन करते हैं क्या। तो वो तो हम सामान्य मनोविज्ञान में अध्ययन करते हैं, नॉर्मल जनरल साइकोलॉजी जिसको बोलते हैं, है ना। अब तीन चीजें हो गई जो कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है, सबकॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड, एबनॉर्मेलिटी ऑफ माइंड एंड मन का अनकॉन्शियस लेवल। तो हम सभी जान रहे हैं कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी में साइको एनालिसिस का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था, फ्रॉइड ने दिया था। और उन्होंने बताया था कि जितनी भी मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, जितनी भी मानसिक बीमारियां होती हैं, असामान्यता होती है, उसका मूल कारण हमारे अनकॉन्शियस में ही है ना। मैंने इस पर एक क्लास भी लिया था कि अपने अचेतन को पहचानो या अनकॉन्शियस माइंड को समझो। तो उस पर जाकर आप पूरे अच्छे से कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस के बारे में समझ सकते हैं। मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो सभी बीमारियां, असामान्यता का मूल कारण क्या हुआ, वो सब अनकॉन्शियस है और इसके कारण ही बहुत सारे हमारे व्यवहार जो हैं वो असामान्य हो जाते हैं। पर ये अनकॉन्शियस है क्या, ये अनकॉन्शियस एक अनफुलफिल्ड डिजायर्स, अतृप्त इच्छाएं, इन सब का एक डस्टबिन की तरह हमारे दिमाग में है और वो कचरे के डब्बा में बचपन से ही हम कई एक दमित इच्छाओं को, कई एक अनफुलफिल्ड डिजायर्स को, शायद वो सामाजिक रूप से नैतिक ना हो, शायद वो मान्य ना हो, तो उन सब को हम चूंकि पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो वो सभी अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। तो द राइट आंसर क्या है, द राइट आंसर इज मन का अचेतन स्तर, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 10th क्वेश्चन जो है वो है सिगमंड फ्रॉइड पर फिर से आ जाते हैं हम। सिगमंड फ्रॉइड इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइकोलॉजी। अभी जस्ट मैंने नाम लिया था कि सिगमंड फ्रॉइड को मनोविज्ञान के किस स्कूल का पिता माना जाता है। तो आंसर आप सबको पता है कि साइको एनालिटिक स्कूल ही होगा, ठीक है। ये द साइको एनालिटिक स्कूल इज द राइट आंसर। बट चूंकि मैंने कहा ना कि एक एमसीक्यू ये क्लास नहीं है कि एमसीक्यू का हम ले लें, एक एक क्वेश्चन के बारे में आपको जानना होगा क्योंकि एग्जाम का पैटर्न किस तरह का होगा इसके बारे में भी पूरी तरह से हमें जानकारी नहीं है। तो एक एक ऑप्शन पर हम ध्यान देते हैं कि गेस्टाल्ट स्कूल, तो गेस्टाल्ट स्कूल के पिता किसे माना जाता है, तो गेस्टाल्ट स्कूल के पिता या गेस्टाल्ट स्कूल के संस्थापक जो थे वो मैक्स वर्दाइमर थे। फंक्शनलिज्म या प्रकार्यवाद के जॉन डीवी थे, जॉन डीवी, विलियम वुंट, ये सब इसमें आ जाएंगे। बिहेवियरिज्म के जो प्रतिपादक थे, नो डाउट अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बात किया था कि भाई इसमें वॉटसन, स्किनर वगैरह आ जाएंगे। और साइको एनालिटिक स्कूल जो है मनोविश्लेषणवाद, मन के विश्लेषण के बारे में सबसे पहले सिगमंड फ्रॉइड ने काम किया और बहुत डीप एनालिसिस उन्होंने कहा, ईड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में बात की, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस के बारे में बात की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो क्वेश्चन है, एबिंगहॉस हैज डन द पायनियर इन द एक्सपेरिमेंट्स। एबिंगहॉस जो थे वो कौन थे जिन्होंने अपना पूरा योगदान किस फील्ड में दिया। एबिंगहॉस, यहाँ बात हो रही है एबिंगहॉस की। तो यहाँ हम एबिंगहॉस के बारे में जानने के पहले कौन थे, इसके लिए सबसे पहले हम राइट आंसर पे पहले चले जाते हैं कि द राइट आंसर क्या है। द राइट आंसर इज मेमोरी, स्मरण।
ठीक है। ऑप्शंस तो है परसेप्शन, इमोशन, थिंकिंग एंड मेमोरी, बट द राइट आंसर इज मेमोरी। देखो, स्मरण के क्षेत्र में एबिंगहॉस का काफी काम हुआ है। हम लोगों ने पिछले एक क्लास में इसमें डिस्कस भी किया है कि कोई भुलक्कड़ क्यों होता है, ठीक है। तो उसमें मैंने स्मरण, विस्मरण और एबिंगहॉस के सारे कंट्रीब्यूशंस के बारे में बता रखा है। आप पिछले क्लास में जाके उसे अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो एबिंगहॉस ने मेमोरी के क्षेत्र में काफी काम किया था। उनका ये मानना था कि मेमोरी इज अ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, यानी स्मरण एक पुनरुत्पादक प्रक्रिया है। यानी किसी भी विषय का हम रिकॉल करते हैं और उस तरह रिकॉल कर करके हम सीखते हैं। और उन्होंने इसके लिए निरर्थक पदों की एक सूची बनवाई। क्लास में हम लोग रेगुलरली बच्चों से निरर्थक पद या नॉनसेंस सिलेबल हम लोग बनवाते हैं, और उसमें क्या होता है कि भाई उस वर्ड जो वर्ड तैयार होता है उसका, जैसे BOY बॉय, बॉय का अर्थ हो गया लड़का, CAT कैट है, कैट का अर्थ हो गया बिल्ली। बट ऐसे कोई वर्ड्स, 3 लेटर्स वर्ड्स बनेंगे जिसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। तो फिर जब मीनिंग होता है तो हम किसी चीज को अच्छे से याद कर लेते हैं। तो इस तरह के नॉनसेंस सिलेबल जिनका कठिनाई का स्तर एक बराबर होता है और काफी दिक्कत हो जाती है याद करने में, तो उस तरह के नॉनसेंस सिलेबल पर उन्होंने काम किया। और उन्होंने स्मरण के क्षेत्र में, विस्मरण के क्षेत्र में काफी अधिक काम किया है। तो ज्यादा आगे नहीं बढ़ते हुए, इसके लिए आपको पिछले क्लास में जाना होगा। कोई भुलक्कड़ क्यों करके ऐसे क्लास मैंने डाला है, तो उसमें आप चले जाइए, तो एबिंगहॉस के और सारे कंट्रीब्यूशंस के बारे में आप जान सकते हैं। तो हम 12th क्वेश्चन पे जाते हैं। जनरल साइकोलॉजी डील्स विथ, इसके पहले हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं कि असामान्य मनोविज्ञान किससे डील करता है, अनकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड। तो सामान्य मनोविज्ञान किससे संबंधित है, ऑप्शंस पे चले हम। द फर्स्ट ऑप्शन इज इंटेलिजेंस, बुद्धि। हाँ बिल्कुल, सामान्य मनोविज्ञान बुद्धि का अध्ययन करता है। पर्सनैलिटी, बी, बिल्कुल व्यक्तित्व का भी अध्ययन करता है, जहां हम लोग ऑलपोर्ट की डेफिनेशन देखते हैं, यूंग के बारे में जानते हैं, ठीक है, आइजिंग के बारे में जानते हैं। डी पर हम आते हैं, डेवलपमेंट की बात करता है सामान्य मनोविज्ञान। हाँ करता है, डेवलपमेंट की भी बात करता है, लेकिन डेवलपमेंट की बात एजुकेशनल साइकोलॉजी ज्यादा करता है। द राइट आंसर इज सी, मनोविज्ञान की सभी शाखाओं की मूल बातों का अध्ययन करता है, यानी फंडामेंटल्स ऑफ ऑल ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। देखिए, इंटेलिजेंस की भी बात कर रहे हैं, पर्सनालिटी की भी बात कर रहे हैं, पर ये जो बात है एक एक टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं कि इस टॉपिक पे बात करते हैं। और ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें सारी चीजों को ले रहे हैं। मनोविज्ञान की सभी शाखाओं की मूल बातों के बारे में हम जनरल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। जैसे हम क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, एबनॉर्मल क्लिनिकल साइकोलॉजी, क्रिमिनल साइकोलॉजी, आपको इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। तो जनरल साइकोलॉजी में इन सब की मूल बातों को हम पढ़ते हैं। तो द राइट आंसर इज सी, फंडामेंटल्स ऑफ ऑल ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी बिलोंग्स टू। अब यहाँ बात आ रही है औद्योगिक मनोविज्ञान, इसके बारे में क्लियरली एक अलग क्लास हम लोग बनाने वाले हैं, डिफरेंट एकदम अलग से एक क्वेश्चन क्लास रहेगा, जो कि जिसमें इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के बारे में मैं सही तरीके से बताऊंगी। और ये पार्ट 3rd के स्टूडेंट और PG के स्टूडेंट दोनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। अब यहाँ पूछा जा रहा है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी किससे संबंधित है। देखो, ऑप्शंस पे जाने के पहले मैं एक बात बताऊंगी कि इंडस्ट्रीज जो होते हैं वहां साइकोलॉजी की आवश्यकता क्यों होती है। किसी भी समाज का कोई भी वर्ग, जहां इंडिविजुअल होगा, जहां ऑर्गेनिज्म होगा, जहां जीव होगा, जहां व्यक्ति होगा, वहां पर मनोविज्ञान की बात आएगी ही, ठीक है। किसी इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूशनल, ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉयज का जब आप अध्ययन करते हैं, उसके इंटरनल
एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दोनों के बारे में बात करते हैं। आप अगर कोई इंडस्ट्री या कोई इंस्टीट्यूशन डेवलप करते हैं, आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ही डेवलप करते हैं, तो आप जब नया कोई प्रोफेशन में आप आते हो, एक ऑफिस या इंडस्ट्री को आप रन करते हो, तो वहां पर आपको नए एम्प्लॉयज की जरूरत होगी और उनके परफॉर्मेंस, उनके वेलबींग, उनके मेंटल हेल्थ, इन सभी के बारे में आपको जानना होगा। क्यों जानना है? आप डायरेक्ट रख लीजिए किसी को, उससे खटवाइए, उससे काम कराइए, नहीं, आपको इसलिए करना है क्योंकि आपके बिजनेस या आपके इंडस्ट्री या आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट का मोटो क्या है? प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होना चाहिए, आपको बेनिफिट ज्यादा मिलना चाहिए, मुनाफा ज्यादा होना चाहिए। और ये तभी संभव है जब वहां काम करने वाले, आपकी इंडस्ट्री में काम करने वाले एम्प्लॉय जो हो, वो फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली भी हेल्दी हो, वो खुश रहे, है ना, सेटिस्फेक्शन हो, उनको जॉब सेटिस्फेक्शन हो। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी किस तरह का ब्रांच है, तो और ये किससे जुड़ा है? तो ऑप्शंस पे हम आते हैं, थियोरेटिकल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। तो अप्लाइड साइकोलॉजी आंसर होगा इसका, क्योंकि हम इसे अप्लाई कर रहे हैं, उद्योगों में अप्लाई कर रहे हैं, हम अपने डे टू डे लाइफ में कोई भी नया इंस्टीट्यूशन या कोई भी काम शुरू करते हैं, वहां पर हम एम्प्लॉय हायर करते हैं और उनके बारे में, उनके वेलबींग के बारे में जानना समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपको प्रोडक्टिविटी चाहिए, आपको मुनाफा चाहिए। तो उद्योग मनोविज्ञान किससे संबंधित है? ये एक तरह का अप्लाइड साइकोलॉजी। आप इंजीनियरिंग में भी जाओगे ना, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करोगे तो वहां भी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी आपको बीटेक के स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है, तो ये अप्लाइड साइकोलॉजी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, The law of effect was given by, लर्निंग का ये क्वेश्चन है, पहले समझना होगा प्रभाव का नियम किसके द्वारा दिया गया। अब प्रभाव का नियम किसके द्वारा दिया गया, सबसे पहले हम यहाँ आंसर पे आ जाते हैं। तो थॉर्नडाइक के द्वारा ये दिया गया था, ठीक है। थॉर्नडाइक कौन थे? उन्होंने ये बताया कि प्राणी उस क्रिया को जल्दी सीखता है जिसका प्रभाव या परिणाम सुखद या सेटिस्फाइंग होता है। आपने गौर किया होगा, आप उसी काम को जल्दी सीखते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है, जिसको करने से आपको कोई रिवॉर्ड मिलता है। रिवॉर्ड मतलब ऐसा नहीं कि कोई आपको पुरस्कार दे दिया जाएगा, कोई आपको गिफ्ट दे दिया जाएगा, कोई अवार्ड दे दिया जाएगा, वो बात नहीं। रिवॉर्ड मतलब आपको इंटरनल हैप्पीनेस भी अगर हो रही है उस काम को करने से, सेटिस्फाइड आप हो रहे हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो उन चीजों को जल्दी सीखते हैं। और जिन चीजों को करने से हमें असंतुष्टि मिलती है, उन उसे करने में हमें दिक्कत होती है, वो जल्दी नहीं सीख पाते हैं। तो लॉ ऑफ इफेक्ट यही कहता है, प्रभाव यानी किसी काम को करने का अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर हो रहा है तो हम उसे जल्दी सीखते हैं, और अगर उसके कारण हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, हमें दुख होता है, हम नहीं कर पाते हैं, तो उसे हम नहीं सीख पाते हैं। और थॉर्नडाइक ने लर्निंग का जो ये सिद्धांत दिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पर उन्होंने कई एक अध्ययन किए, है ना। जैसे उन्होंने एक बिल्ली पर अध्ययन किया था, जब उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया गया और ऐसी बनावट थी कि उसमें एक लीवर था जिसे दबाने से पिंजरे का दरवाजा खुल जाता था। बिल्ली को भूखा रखा गया, पिंजरे के अंदर रखा गया और बाहर में भोजन रख दिया गया, ठीक है। तो बिल्ली ने बहुत जल्दी वो लीवर को दबाकर और खाने को पाना सीख लिया, उन्हें बाहर निकल के खाना लेना सीख लिया। अब ऐसा क्यों सीखा उसने जल्दी? क्योंकि जब वो एक बार दाबी और उसे भोजन मिला तो वो क्या था, सुखद प्रभाव था। अगर वो ऐसा करती, अगर वो लीवर दबाती और उसे उसी समय हम करंट दे देते या कुछ पनिशमेंट के तौर पे मारते, तो वो कभी नहीं सीख पाती लीवर को खोल के और पिंजरे से बाहर आना। तो लॉ ऑफ इफेक्ट यही बताता है कि जब आप परिणाम जो है वो अगर सुखद होगा, जब जो रिजल्ट होगा वो सुखद होगा, तो वो हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। द राइट आंसर इज थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन सोशल साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है। समाज मनोविज्ञान अध्ययन करता है, ऑप्शंस क्या क्या है? काम पर व्यक्तिगत व्यवहार, इंडिविजुअल बिहेवियर एट वर्क,
abnormal behavior of people, individual behavior and experience in social situation, and the D is group behavior. तो एक एक ऑप्शन पर हम ध्यान देंगे तो क्लियर है कि समाज से रिलेटेड जो बातें हो रही हैं वो सी में हो रही हैं, यानी सामाजिक स्थिति में व्यक्तिगत व्यवहार और अनुभव। सोशल साइकोलॉजी का अध्ययन ही हम इसलिए करते हैं क्योंकि एक व्यक्ति या हम जो जन्म लिए हैं वो एक समाज में जन्म लिए। हमारा पहला समाज हमारी माँ की गोद होती है, हमारा फैमिली होता है और समाज में ही जन्म लेते हैं और समाज में ही हमारी मृत्यु होती है। हमारा सारा बिहेवियरल पैटर्न ये समाज से ही ओरिएंटेड होता है, सोसाइटी से ओरिएंटेड होता है, जो सामाजिक नियमों, मान्यताओं, कायदों के अकॉर्डिंग एथिक्स को पालन करते हुए हमें कार्य करना होता है। आप कोई समाज विरोधी कार्य नहीं कर सकते। तो ऑप्शन क्या है? सामाजिक स्थिति में व्यक्तिगत व्यवहार और अनुभव का अध्ययन कौन करता है? समाज मनोविज्ञान। द राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लर्निंग की ही थियरी पर यह है कि इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग गिवन बाय, मैंने इसके पहले कौन सा पढ़ा था? थॉर्नडाइक का प्रभाव सिद्धांत, यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट। यहां बात हो रही है लॉ ऑफ इनसाइट, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। ऑप्शंस पे चलते हैं। सूझ का सिद्धांत एक्चुअली क्या है ना, जैसे ये लर्निंग का तो सिद्धांत है बट एक तरह का ये गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है, और जिसके गेस्टाल्टवाद के जो फाउंडर थे वो थे मैक्स वर्देमर, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स जो किए गेस्टाल्टवाद के लिए, जो थ्योरीज उन्होंने बनाए उसके लिए जो एक्सपेरिमेंट्स किए, उसमें कोहलर एंड कोफ्का ने एज ए सब्जेक्ट भाग लिया, एज ए सब्जेक्ट उन्होंने भाग लिया, और इसीलिए कोहलर एंड कोफ्का को गेस्टाल्टवादी भी हम कहते हैं। कोहलर ने और उन्हीं कोहलर ने, जो कि गेस्टाल्टवाद भी थे, उन्होंने सूझ का सिद्धांत दिया, इनसाइट थ्योरी दिया। राइट आंसर जो होगा वो है कोहलर। उन्होंने बताया कि लर्निंग जो है ना वो ट्रायल एंड एरर या लॉज ऑफ इफेक्ट यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट के कारण व्यक्ति नहीं सीखता है, बल्कि वो अचानक सीखता है। अचानक सीखता है मतलब एक सूझ के कारण सीखता है, एक इंसाइट उसमें होती है और वो सीख जाता है। यानी लर्निंग जो है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे नहीं होता है, बल्कि सडनली हो जाता है, अचानक हो जाता है। आहा अनुभूति जिसको बोलते हैं, अचानक से स्ट्राइक करता है कि इसकी समस्या का समाधान हमारे अंदर हो गया। ठीक है, तो ये किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसमें उन्होंने सुल्तान नामक वनमानुष पे भी उन्होंने किया था, चिंपैंजी पे किया था, और प्रॉब्लम सॉल्व के लिए जब किया तो सुल्तान को अचानक से इंसाइट हुआ और उसने समस्या का समाधान कर दिया। ऐसा कई बार होता है। आप सूझ का सिद्धांत को अपने डेली डे टू डे लाइफ में आप कोशिश कीजिए। जैसे अगर मान लीजिए किसी समस्या का समाधान आप करना चाह रहे हैं, आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं और अचानक से कोई सामने एक व्यक्ति दिखता है जो कि देखकर आपको स्माइल करता है, और आप बहुत भीड़ है बस में, आप काफी दूर है वो आपसे, और आप उसका नाम याद करने की कोशिश करते हैं। मतलब आपके सामने एक समस्या आ गई कि भाई आपको उसका नाम याद करना है, ये एक प्रॉब्लम ही तो है। अब आपको उस समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है, आपको उसका नाम याद नहीं आ रहा कि अरे मैंने इसको देखा कहाँ है, इसका चेहरा तो जाना पहचाना बट नाम नहीं याद आ रहा। अब क्या करते हो आप कि ठीक है वो भी व्यक्ति कहीं उतर जाता है, बस रुकती है और आप आगे अपने डेस्टिनेशन पे चले जाते हो, आप घर चले जाते हो, आप भूल चुके हो उस चीज को, आप सो जाते हो। अचानक से आपको शाम को याद आता है कि उस व्यक्ति को मैंने एक शादी समारोह में देखा था, और आपको ये भी याद आ जाता है कि वो फला फला व्यक्ति का भाई था, उसका नाम रमेश था या सुरेश था। ठीक है, तो सूझ का सिद्धांत यही बतलाता है, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग यही बतलाता है कि जो लर्निंग है वो ट्रायल एंड एरर से नहीं होती है, वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट से नहीं होती है, बल्कि अचानक से हमारे दिमाग में ये काम चलता रहता है। तो ये आंसर है कोहलर। आप देख रहे हो एक एक क्वेश्चन के द्वारा आपको एक एक थियोरी का भी ज्ञान हो रहा है। तो दिस इज नॉट जस्ट लाइक ए एमसीक्यू क्वेश्चन, बट ये पूरी तरह से एक सब्जेक्टिव, आप चाहो तो एक नोट्स भी बना सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डील्स विद द एनिमल बिहेवियर?
मनोविज्ञान की कौन सी शाखा पशु व्यवहार से संबंधित है? का अध्ययन तो हम करते ही हैं, बट एनिमल का बिहेवियर भी का भी अध्ययन हम जो है मनोविज्ञान में करते हैं, तो वो किसके अंतर्गत करते हैं? तो वन बाय वन ऑप्शंस पे हम आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सोशल साइकोलॉजी। स्पष्ट है कि समाज में तो व्यक्ति ही रहता है और व्यक्ति के अध्ययन का, व्यवहार का अध्ययन हम करते हैं, तो ये तो मनुष्यों का होता है, पशुओं का नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग है। बी पर चलते हैं, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, असामान्य मनोविज्ञान। यहाँ भी असामान्य व्यवहारों का अध्ययन करते हैं और वो असामान्य व्यवहार भी व्यक्तियों के होते हैं, तो इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। डी ऑप्शन पे थोड़ा आते हैं हम, डिफरेंशियल साइकोलॉजी या विभेदक मनोविज्ञान। देखिए, डिफरेंशियल साइकोलॉजी क्या है? ये उन तरीकों का अध्ययन करता है जिसमें व्यक्ति अपने व्यवहार में अलग अलग होते हैं और वो उन प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। यह एक प्रकार का डिसिप्लिन है जो व्यक्तिगत मतभेदों के वर्गीकरण को विकसित करता है। ठीक है, जो व्यक्तिगत मतभेद होते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के थॉट में, थिंकिंग प्रोसेस में, और यहाँ भी लेकिन व्यक्तियों का ही अध्ययन किया जाता है, पशुओं का नहीं। तो एक ही बच गया, सी ऑप्शन। तो द राइट आंसर इज तुलनात्मक मनोविज्ञान या कंपैरेटिव साइकोलॉजी। यहाँ जानवरों के व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, उनका डेवलपमेंट, उनकी हिस्ट्री, उनकी एडॉप्टिव बिहेवियर, सिग्निफिकेंस, डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर, उन सभी का अध्ययन कंपैरेटिव साइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें पशु व्यवहार से रिलेटेड सारे स्टडी होते हैं। क्वेश्चन इज फाउंडर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के संस्थापक कौन थे? जस्ट मैंने 2 क्वेश्चन पहले ही बताया था कि गेस्टाल्ट जो सिद्धांत है, गेस्टाल्ट सिद्धांत के कारण एक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी अलग से तैयार कर लिया गया है। और अभी हमने डिस्कस किया था कि मैक्स वर्दिमर वाज द फाउंडर ऑफ गेस्टाल्ट थ्योरी या गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, और जिनके अंदर 2 लोगों ने किसने किया था? कर्ट कोफका एंड कोहलर, इन दोनों ने ही मिलकर इसमें सब्जेक्ट का काम किया था। तो द राइट आंसर इज मैक्स वर्दिमर। मैक्स वर्दिमर वाज द फाउंडर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी यानी संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के संस्थापक कौन थे? अब पहले इनके संस्थापक कौन थे इसके बारे में जानने के पहले कॉग्निशन या कॉग्निटिव साइकोलॉजी का काम क्या है, जैसे सोशल साइकोलॉजी हो गया, एबनॉर्मल साइकोलॉजी हो गया, अभी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की बात की मैंने, तो यहाँ कॉग्निटिव साइकोलॉजी की बात करते हैं कि इसके अंतर्गत किन चीजों का अध्ययन किया जाता है। देखिए, कॉग्निशन या कॉग्निटिव का अर्थ होता है न्यूरोसाइंस, थिंकिंग प्रोसेस, इमोशंस, आपके कॉन्शियस मेमोरी इत्यादि का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। आपकी थिंकिंग प्रोसेस, मेमोरी का अध्ययन कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, और इसके जो फाउंडर थे वो थे जीन पियाजे। ठीक है, द राइट आंसर इज बी, जीन पियाजे। इसके और सारे जो ऑप्शंस हैं उसमें भी थोड़ा देख लें। कर्ट कोफका कौन थे? उन्होंने बताया ना, मैक्स वर्दिमर के साथ उन्होंने गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के लिए जो थियरीज बनाए जा रहे थे उसमें एज ए सब्जेक्ट कौन कौन भाग लिए थे? कर्ट कोफका भी भाग लिए थे और कर्ट कोफका और कोहलर, इन दोनों ने भाग लिया था। चॉम्स्की भी नाम ही क्या आ रहा है, चॉम्स्की जो थे वो लिंग्विस्टिक्स को कॉग्निटिव साइकोलॉजी का पार्ट बता रहे थे। कोलबर्ग कौन थे? वो मोरल डेवलपमेंट पे एक थ्योरी दिए थे और उनका जो फोकस था वो चाइल्ड मोरल डेवलपमेंट पर था। उनकी मोरल रीजनिंग एंड बेसिकली मोरल डेवलपमेंट पे वो फोकस कर रहे थे। तो द राइट आंसर इज जीन पियाजे। उन्होंने कॉग्निटिव साइकोलॉजी का को संस्थापित किया था, उसको एस्टैब्लिश किया था। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद आया है, इस जो मैंने ये रेडी किया है, इसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे यही लगा, क्योंकि ये आज के पेंडेमिक के सिचुएशन में ये क्वेश्चन बहुत ही मायने रखता है। ठीक है, द क्वेश्चन इज, वो
happiness, optimism and flow takes together as आशा, खुशी, आशावाद और प्रवाह किसके अंतर्गत रखा जा सकता है? ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन से जुड़ा हुआ है, वो है पॉजिटिव साइकोलॉजी या सकारात्मक मनोविज्ञान। क्योंकि अभी हमने बात की कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान वो मेमोरी, थिंकिंग, न्यूरोसाइंस से जुड़ा हुआ है, और ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में मानवतावादी साइकोलॉजी, मानव की बात हम कर रहे हैं। इवोल्यूशनरी भी विकासवादी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, ये अलग है। पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है सकारात्मक मनोविज्ञान पिछले 2-3 सालों से, यानी कि 2 साल बेसिकली 2020 और 21 को आप देखिए तो कोविड पैंडेमिक का काल रहा है, ठीक है, अभी भी चल रहा है, ये सेकेंड वेव तो और भी डेंजरस है। और जो लोग भी इसके सर्वाइवल रहे हैं, जो लोग इससे सर्वाइव होकर निकल चुके हैं, जो बच गए, और बहुत ही मतलब 90% लोग तो 95% लोग तो इससे जूझ कर, इससे लड़कर आ चुके हैं, और 5% लोग हैं जो नहीं झेल पाए इस टेंशन को। तो जो सर्वाइवर रहे हैं इसमें बार बार एक ही बात कही जा रही थी कि इस समय में, इस आपदा काल में होप, हैप्पीनेस, ऑप्टिमिज्म का अप्रोच, जो पॉजिटिव अप्रोच रखे, जो सकारात्मक दृष्टिकोण रखे कि मुझे ठीक होना है, मैं ठीक हो सकता हूँ, और घबराए नहीं, तो वो लोग रिकवर होके वापस आए। ठीक है, और साइकोलॉजी में पॉजिटिव साइकोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है जो एक मूवमेंट के तौर पे, एक क्रांति के तौर पे, एक कहते हैं ना मूवमेंट हमें चलाना। तो ये 90s से ये शुरू हुआ, 1990 के आसपास शुरू किया गया, जिसका प्राइमरी फोकस ही था स्ट्रेंथ, वर्च्यू, ऑप्टिमिज्म, आशावाद, इस पर ध्यान देना। क्योंकि हैप्पीनेस, रेजिलियंस, वेलबींग एंड स्टेट ऑफ फ्लो की बात इसमें की गई। मेंटल हेल्थ तो तभी सही रहेगा ना जब आप इन चीजों पर ध्यान दें, हैप्पीनेस पे ध्यान दें, रेजिलियंस पे ध्यान दें, वेलबींग पे ध्यान दें, स्टेट ऑफ फ्लो यानी एक समय के प्रवाह के साथ आप बढ़ें और प्रेजेंट में जिए। इसे लाने का श्रेय जो है एपीए, हमारा जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, उसके फॉर्मर प्रेसिडेंट मार्टिन सेलिगमैन को जाता है। उन्होंने एज ए मूवमेंट इसको लाया 1990 के आसपास। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, और एक एमसीक्यू तो है, एमसीक्यू के तौर पे इसे मैंने डाल दिया, बट एक अपने में एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप इस पर एक अच्छा खासा लॉन्ग आंसर लिख सकते हो, इस पर आपको एक टिप्पणी आ सकती है, शॉर्ट नोट्स आ सकता है, एक लॉन्ग आंसर आ सकता है पॉजिटिव साइकोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था, और आई होप ये सारे क्वेश्चंस आप सही तरीके से समझ चुके होंगे। सिर्फ ऑप्शंस को रटने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक एक ऑप्शन को सही तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, क्योंकि आगे एग्जाम का पैटर्न क्या होगा वो आप नहीं समझ सकते हैं। मे बी एमसीक्यू हो, मे बी आपको सब्जेक्टिव लिखना हो। ठीक है, तो समझने का अर्थ यही है कि 3 ऑप्शंस अगर आप सही तरीके से समझ सकते हैं तो एक ऑप्शन तो आप पकड़ ही लोगे ना। तीनों ऑप्शन के बारे में पूरी तरह से जानकारी होना बहुत आवश्यक है, तभी आप सही आंसर को जज कर पाएंगे। तो फिर हम सब पढ़ते रहें, सीखते रहें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।